साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के पद्यांश का अध्ययन करेंगे, जो कि इनकी प्रमुख रचना गुंजन से अवतरित है। तो नौका विहार में सुमित्रा नंदन पंत जी नौका से विहार करने का यानी कि घूमने का वर्णन करते हैं। तो इसमें गंगा नदी में नौका से विहार करने का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश गुंजन से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संग्रहित नौका विहार नामक वाटिका का एक विकसित एवं सुरभित पुष्प है। इसको सिंचित करने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका हम संदर्भ लिखते हैं। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरो भूतल। तो यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर वातावरण है जब नौका विहार किया जा रहा है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल। शांत का मतलब शांत, स्निग्ध माने चिकनी, ज्योत्सना मतलब होता है चांदनी, उज्जवल मीन्स हो जाएगा यहाँ पर धवल या सफ़ेद रंग की। तो चिकनी जो धवल है, यहाँ पर हम चांदनी का वर्णन करेंगे। जो हमारी ज्योत्सना है यानी जो चांदनी है वो कैसी है, स्निग्ध है, चिकनी है और साथ ही साथ उज्जवल है यानी कि धवल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चिकनी और धवल चांदनी शांत वातावरण में बिछी हुई है। तो यहाँ का जो वातावरण है वो शांत है और वहाँ पर सफ़ेद रंग की यानी कि धवल चांदनी जो है वो बिखरी हुई है। अपलक अनंत नीरो भूतल। अनंत, अनंत मीन्स क्या होता है, आकाश। जो आकाश है वो नीरो, नीरो मतलब एकदम शांत होकर के बिना कोई शब्द बोले। भूतल माने पृथ्वी को। अपलक, अपलक मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। तो आकाश टकटकी लगाकर शांत वातावरण में पृथ्वी को, धरती को देख रहा है। अपलक अनंत, अपलक मतलब टकटकी लगा करके जो आकाश है, नीरो भूतल वो शांत होकर के भूतल यानी कि पृथ्वी को देख रहा है। तो शांत वातावरण में चिकनी धवल चांदनी बिछी हुई है और आकाश टकटकी लगाकर शांत वातावरण में पृथ्वी को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। अब यहाँ पर गंगा नदी का वर्णन किया गया है कि बालू पर जब गंगा नदी बह रही है तो उसे देखकर कैसा लग रहा है। तो सैकत सैया पर, सैकत सैया, सैकत मीन्स होता है बालू, सैया मीन्स होता है बिस्तर। तो बालू के बिस्तर पर दुग्ध धवल यानी कि दुग्ध के समान सफेदी वाली यानी दुग्ध जैसी सफेद तनवंगी गंगा, तनवंगी मीन्स होता है दुबली पतली। तो दुबली पतली जो गंगा है, ग्रीष्म विरल, वो ग्रीष्म में यानी कि गर्मियों में विरल, विरल हो जाने का मतलब क्या है, पतली हो जाना। यानी जो गंगा की लहरें हैं, जो गंगा की धारा है वो पतली हो गई है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बालू के बिस्तर पर दुग्ध जैसी सफ़ेदी दुबली पतली शरीर वाली गंगा गर्मी के कारण, ग्रीष्म विरल, गर्मी के कारण वो दुबली हो गई है यानी कि विरल हो गई है। और लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, और लेटी हुई है, श्रांत मतलब थकी हुई, क्लांत मतलब होता है मुरझाई हुई, निश्चल माने बिल्कुल स्थिर सी। तो जो गंगा है वो थकी हुई, मुरझाई हुई, बिल्कुल स्थिर सी लेटी हुई है। यानी कि गंगा इस प्रकार से बह रही है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बालू की सैया पर दुग्ध के समान सफ़ेद तनवंगी दुबली पतली गंगा गर्मी के कारण पतली हो गई है और वह थकी हुई, मुरझाई हुई, बिल्कुल स्थिर सी लेटी हुई है। तो यहाँ पर गंगा का मानवीयकरण भी किया जा रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। तो यहाँ पर कहा गया है तापस बाला यानी तपस्विनी जो बाला गंगा है, निर्मल है, वो क्या है, निर्मल हो गई है। निर्मल का मतलब स्वच्छ है यहाँ पर। तो तपस्विनी बाला की भांति स्वच्छ गंगा शशि मुख से, शशि मुख का मतलब चंद्रमा के समान मुख से, दीपित मृदु, मृदु का मतलब कोमल यहाँ पर होगा, मुलायम, करतल माने क्या होता है, हाथ। तो अपने मृदु करतल में, मृदु करतल मतलब मुलायम हाथों में, दीपित यानी उसको प्रकाशित कर रहा है। तो चंद्रमा की जो चांदनी है ना, यहाँ पर जो चंद्रमा की चांदनी है, जब उसका प्रतिबिंब जो है वो पानी में बनता है तो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा के समान मुख वाली जो गंगा है, इसने चंद्रमा रूपी मुख को यानी अपने ही चंद्रमा रूपी मुख को अपने मुलायम हाथों में ले
रखा है। तो यहाँ पर कहा गया है शशि मुख से दीपित यानी चंद्रमा के समान मुख वाली जो गंगा है उसने दीपित यानी चंद्रमा के समान मुख को, जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसको मृदु करतल उसे अपने मुलायम हाथों में ले रखा है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, और यहाँ पर गंगा का मानवीकरण किया जा रहा है, उसे स्त्री के समान बताया गया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है लहरे उर पर, और जो गंगा की लहरें हैं ना वो उसके हृदय पर, यानी कि गंगा को अगर स्त्री मान लिया जाए तो उसके हृदय पर कोमल क्रंतल, क्रंतल का मतलब क्या होता है, बाल के समान, क्रंतल मीन्स होता है केस यानी कि बाल के समान। तो जो गंगा की लहरें हैं वो ऐसे बिखरी हुई हैं कि मानो गंगा रूपी स्त्री पर उसकी जो लहरें हैं वो उसके बालों के समान बिखरी हुई हैं, यानी कि गंगा के हृदय पर उसके कोमल जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। देखते हैं गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो यहाँ से इसका हम अर्थ लेंगे कि चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर मतलब आकाश हो जाएगा, आंचल के समान उसका जो आकाश है, तो आंचल के जैसा गंगा का जो आकाश है। उसके बाद यहाँ से लेंगे लहराता तार तरल सुंदर, तार मतलब यहाँ पर तारों से लिया गया, तरल माने समूह, तो तार तरल का मतलब तारों का समूह, और जो तारों का सुंदर समूह है वो लहराता है कहाँ पर, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहर सिहर मतलब झिलमिला करके, तो गंगा के जल में झिलमिला रहा है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है वो गंगा के जल में चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, किसका, चंद्रमा का। तो यहाँ पर हमारा अर्थ हो जाएगा कि आंचल जैसे आकाश में सितारों से युक्त उसके सुंदर जल में जो तारों का प्रतिबिंब है ना वो चलयमान है, यानी कि चल रहा है उसमें, सिहर सिहर का मतलब उसमें झिलमिला रहा है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो इसका अर्थ यहाँ से हम लोग लेंगे कि सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल का मतलब क्या होता है, गोलाकार होता है, तो गोलाकार जो मृदुल लहर है यानी कि जो लहरें हैं वो साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, यानी कि जब वो लहरें चलती हैं तो उनमें साड़ी के समान सिकुड़न आ जाती है। शशि की रेशमी विभा से भर, यानी कि उनमें जो चंद्रमा है, शशि का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, तो चंद्रमा की रेशमी जो विभा है, विभा मतलब कांत है, इससे भरी हुई, तो चंद्रमा की रेशमी कांत से भरी हुई जो गोलाकार लहरें हैं जब वो सिमटती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो। तो यहाँ पर गंगा की तुलना स्त्री से की जा रही है, यानी कि मानवीकरण उसका किया जा रहा है कि जिस प्रकार से किसी स्त्री की साड़ी में सिकुड़न पड़ जाती है ऐसे ही गंगा के जल में जब उसकी लहरें उठती हैं तो उसमें सिकुड़न सी पड़ जाती है, और उसकी जो सिकुड़न होती है वो चंद्रमा की रेशमी कांत से भरी हुई होती है। आगे यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सतवर, कि चांदनी रात का वो पहला पहर था। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी नौका विहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो चांदनी रात का प्रथम पहर था, हम चले नाव लेकर सतवर, सतवर मतलब तेजी से, शीघ्रता से, तो हम शीघ्रता से नाव लेकर चल पड़े। सिकता की सस्मिता सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सिकता यानी कि बालू की, सस्मिता सीपी, सस्मिता का मतलब मुस्कुराती हुई सीपी पर, तो बालू पर मुस्कुराती हुई सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, जो मोती है, मोतियों की जो ज्योत्सना है, मोतियों की जो चमक है, वो चांदनी है, वो उस पर विचरण कर रही है। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि गंगा की बालू ऐसे चमक रही है कि गंगा के बालू पर जो चांदनी है वो ऐसे चमक रही थी कि मानो किसी खुली हुई सीपी में मोती चमक रहा हो, तो ऐसे चमक गंगा के तट पर है। आगे कहा गया है लो पाले चढ़ी उठा लंगर, की अब सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अब तो पाले भी चढ़ गई हैं। पाले जो हमारी नाव पर इस प्रकार से फिगर में आप देख सकते हैं बनी होती हैं, और लंगर जिस डंडे के माध्यम से नाव को आगे बढ़ाया जाता है, तो वही यहाँ पर कहा गया। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि अब पाले भी चढ़ गई हैं और लंगर भी उठा लिया है, अब हमारी नाव आगे बढ़ चली है। आगे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी नाव का वर्णन करते हैं कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसनी सी सुंदर तिरही खोल पालो के पर, कि मृदु मंद मंद यानी कि धीरे धीरे, मंथर मंथर मतलब कंपित होकर के, कांप करके, हिल डुलती हुई, लघु तरड़ी, लघु माने छोटी, तरुड़ी माने नाव, तो छोटी सी जो नाव है, हंसनी सी सुंदर, वो हंसनी के समान जो सुंदर नाव है, तिर रही खोल पालो के पर, तिर रही यानी कि जब
जब नाव घूमती है तो ऐसा लगता है कि खोल पालों के पर, यानी कि वो अपने पर को खोल रही है। यानी जब पाले खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हंस है, हंस के समान जो नाव है वो चल रही है, तो हंस रूपी नाव के पर जो है वो खुल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो गंगा के जल में जब छोटी नाव हंस के समान धीरे धीरे कंपित होकर के चलती है, तो जब उसके पाले खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि हंस ने अपने पैर खोल लिए हैं। आगे है, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है निश्चल जल के, यानी कि जो जल है वो स्थिर है, उसके शुचि दर्पण में, शुचि का मतलब होता है स्वच्छ, तो उसके स्वच्छ दर्पण में बिंबित हो, यानी प्रतिबिंब बन रहा है किसका, रजत पुलिन का। रजत का मतलब क्या होता है, चांदी के जैसे, पुलिन का मतलब किनारे, तो उसके चांदी के जैसे चमक वाले जो किनारे हैं उनका प्रतिबिंब, यानी कि गंगा नदी के जो तट हैं उसके जो किनारे हैं उनका जब प्रतिबिंब स्वच्छ जल और स्थिर जल में बनता है तो दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, तो थोड़े से समय में ही वो दोहरे ऊंचे यानी कि दुगना ऊंचे प्रतीत होते हैं। तो जब प्रतिबिंब बनता है तो जितनी ऊंचाई ऊपर दिख रही है वैसा ही चित्र नीचे बन रहा है पानी में, तो उसकी जो ऊंचाई है ना टोटल वो दोहरी लगने लगती है। आगे है, काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है काला काकर के राजभवन का। तो कहा जा रहा है कि काला काकर का राजभवन, जो काला काकर का राजभवन है वो सोया जल में, वो उस जल में सो गया है निश्चिंत होकर के, यानी बेफिक्र होकर के, और प्रमन होकर के यानी कि प्रसन्नचित होकर के। तो काला काकर का जो राजभवन है उसका जो प्रतिबिंब जल में दिख रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह निश्चिंत होकर के, प्रसन्नचित होकर के सो गया है, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसने अपने आंखों की पलकों पर वैभव के अनेक स्वप्न संजो रखे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कि नौका से उठती, कि जब नौका चलती है, जब नाव चलती है तो उससे क्या होता है, जल में हिलोर उठते हैं, यानी कि उसके जल में हिलोरें उठ जाती हैं। तो जब नाव चलती है तो उसके जल में हिलोरें उठ जाती हैं। तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो जो नभ है, जो आकाश का जो प्रतिबिंब पानी में बन रहा है वो प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, हिल डुल रहा है। तो उस प्रतिबिंब में जो आकाश के दोनों छोर दिखाई दे रहे हैं वो भी हिल उठते हैं। विस्फरित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे, चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल। विस्फारित नयनों यानी कि खुले हुए आंखों से, निश्चल यानी निश्चय ही, कुछ खोज रहे, चल मतलब चलते हुए, तारक दल मतलब तारों का समूह। तो जब प्रतिबिंब हिलता है, यानी कि जो चंद्रमा और तारामंडल का प्रतिबिंब जो पानी में बन रहा है, जब लहरें उठती हैं तो वो हिलता है, तो उसमें होता क्या है कि चल तारक दल, यानी कि चलते हुए तारक दल जो है, तारों का जो समूह है, विस्फारित नयनों से यानी कि खुली हुई आंखों से, निश्चल कुछ खोज रहे यानी कि वो निश्चय ही कुछ खोजते हुए दिखाई पड़ते हैं। ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल, ज्योतित मतलब प्रकाशित करके, नभ का अंतः स्थल यानी कि आकाश के अंतः स्थल को, आकाश के हृदय को प्रकाशित करके जो तारों का समूह है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही वो अपनी खुली हुई आंखों से कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, यानी कि इस प्रकार से उनका प्रतिबिंब पानी में डूब जाता है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो इसका अर्थ यहाँ से निकालेंगे कि फिरती लहरें लुक छिप पल पल, कि जब पानी हिलता है तो उसमें जो लहरों का प्रतिबिंब है, जो लहरें हैं वो हिलती डुलती हैं, यानी कि लुका छिपी खेल रही हैं ऐसा लग रहा है। जिनके लघु दीपों को चंचल, और जो छोटे छोटे दीप हैं उनको चंचल की ओट किए अविरल, उनको अपने आंचल में छुपा लिया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ पर मानवीकरण किया जा रहा है कि जिस प्रकार से गंगा की जो लहरें हैं जब वो हिलती डुलती हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो लुका छिपी खेल रही हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी स्त्री ने अपने आंचल में दीपों को छुपा लिया है। उसी प्रकार से लहरें जो हैं वो जो प्रतिबिंब बन रहा है दीपों का उन्हें वो ढक लेती हैं। आगे है, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। कि सामने शुक्र की छवि, शुक्र का जो प्रतिबिंब है वो झलमल कर रहा है, वो भी झिलमिला रहा है। तो उसी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है गंगा के जल में उसी का वर्णन किया जा रहा है कि सामने जल में शुक्र तारे का भी प्रतिबिंब दिख रहा है।
पैरती परिसी, पैरती मतलब तैर रही है, परिसी, परी मतलब किसी अप्सरा के समान, जल में कल, कल मतलब यहाँ पर सुंदर होगा। तो सामने जल में शुक्र तारे का जो सुंदर प्रतिबिंब है वो अप्सरा के समान तैरता हुआ दिख रहा है। इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि रुपहरे कचों में हो ओझल, रुपहरे कचों में, रुपहरे का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, कचों का मतलब केसों में यानी कि बालों में, हो ओझल, ओझल मतलब छुप सा जाना। तो जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गंगा की लहरों रूपी बालों में यानी कि केसों में वह जो चांद का प्रतिबिंब है वह छुप सा रहा है। आगे है लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो यहाँ पर कहा गया है लहरों के घूंघट में, कि लहरों रूपी घूंघट में जो गंगा है, गंगा के लहर रूपी घूंघट में झुक झुक करके यानी कि छुप छुप करके दसवीं का चांद, जो दसवीं का चंद्रमा है, यहाँ पर शशि मतलब चंद्रमा, जो दसवीं का चंद्रमा है वो निज तिर्यक मुख, वो अपना मुख टेढ़ा करके इस प्रकार से दिखलाता है, मुग्धा सा रुक रुक करके, मुग्धा सा यानी कि मुग्धा नायिका के समान, व लज्जा के कारण जैसे कोई मुग्धा नायिका अपना चेहरा जो है वो हल्का फुल्का दिखाती है टेढ़ा करके, उसी प्रकार से यहाँ पर गंगा के लहर रूपी घूंघट में दसवीं का जो चांद है वो अपना टेढ़ा मुंह करके इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कि मुग्धा नायिका अपना चेहरा कभी दिखाती है और कभी कुछ उसका हिस्सा छुपा लेती हैं। इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाषा की बात करें तो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। कौन सी भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार है और उपमा भी अलंकार यहाँ पर मौजूद है। गुण की बात करें तो गुण यहाँ पर माधुर्य है। शैली यहाँ पर चित्रात्मक और वर्णात्मक है। तो इस प्रकार से नौका विहार का पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।